नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, जिसमें हम आपके सवाल तो लेते ही हैं। आपके मन में कोई भी दुविधा है, कोई भी प्रश्न है आपके पास, कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, किसी शेयर को लेकर फंस गए हैं, तो वो तो आपको बताएंगे ही कि आपको उसमें क्या करना है। हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ेंगे, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, और वो भी साक्षात हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद है। मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसके साथ साथ बाजार में आज क्या हो रहा है, क्यों इतनी उठापटक देखने को मिल रही है, 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, इन सब पर बातचीत करते हैं। और उसके साथ साथ सेकेंडरी मार्केट के अलावा प्राइमरी मार्केट, यहां पर एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। काफी समय के बाद हम देख रहे हैं आईपीओ मार्केट में भी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। एक लिस्टिंग हुई है, 3 आईपीओ खुले हुए हैं। तो लिस्टिंग के बाद आपको क्या करना है, और जो आईपीओ खुले हुए हैं उनमें से कहां आपको पैसा लगाने का, निवेश करने का अभी भी मौका है, इन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाजार देखिए। आज बाजार में हमने देखा 2 दिन की मजबूती के बाद मुनाफा वसूली, लाल निशान, कमजोरी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। अभी भी हम कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी नीचे है। करीब 700 पॉइंट का डिप आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं कि 81,500 का जो लेवल है उसके भी नीचे कारोबार हो रहा है। और इसी तरह से बैंक निफ्टी भी करीब 250 अंकों के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। 2 दिन में निफ्टी अगर आप देखेंगे, शुक्रवार और सोमवार का सेशन करीब 400 पॉइंट के आसपास की तेजी हमने देखी। और आज का सेशन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज हमने शुरुआत करी 24,956 पर, यानी कि करीब 50 पॉइंट नीचे। और दिन के दौरान हमने 24,750 का लेवल भी तोड़ दिया था, लेकिन वहां से हमने रिकवरी भी देखी। फिर से हमने 25,050 का जो लेवल है उसको भी कॉन्कर किया, और अभी हम 24,800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि बाजार में उठापटक, वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये हमारे जो इंडिया विक्स, जो हमारा वॉलिटिलिटी इंडेक्स है, उसमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है? क्या 2 दिन की तेज़ी के बाद मुनाफा वसूली हो रही है, या बाजार में कोई चिंता है, कोई डर है, कोई ऐसा ट्रिगर है जिसके ऊपर बाजार फोकस कर रहा है, जिसको आने की आहट पहले से ही बाजार प्राइस में लाने की कोशिश कर रहा है? इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रेलिगे रिटेल रिसर्च के सीनियर वीपी डॉक्टर रवि सिंह कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा वो हमारे साथ स्टूडियो में साक्षात मौजूद हैं मेरे साथ। तो मैं फील कर पा रहा हूँ, जो वाइब्स मुझे मिल पा रही हैं, उसके लिए भी सर आपका बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में आप चलकर आए, साक्षात आप चलकर आए, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड आफ्टरनून। नहीं देखिए, आज तो बिल्कुल जैसे ही मुझे पता चला कि आज संदीप ग्रोवर जी शो कर रहे हैं, मैं चाहता था कि आज इनके सामने बैठ के इनकी तारीफ़ की जाए। क्यों? क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार, अभी आप जो निफ्टी की बात कर रहे थे ना, निफ्टी में मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या होता है कि अचानक से या तो गिरावट आती है या फिर स्टार बन जाता है। ये सुबह 8:30 बजे वाले मॉर्निंग स्टार है, और क्लोजिंग स्टार भी आपने देखा होगा 4 बजे के शोज़ में। आज जैसे ही पता चला कि सुमित भाई बीमार है, तो मुझे पता चल गया था कि आज संदीप जी यहाँ पे शो करेंगे, और मैं इनके नाम से तारीफ़ करूँ, ये संदीप ग्रोवर जी ज़रूर है, लेकिन पूरे मार्केट के ये गुलशन ग्रोवर हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसका पीछे का वजह ये कि भाई साहब ये किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देते, टाइम नहीं देते। आपने देखा होगा विवेक भाई के साथ हमेशा चाय का चर्चा होती रहती है, सुमित भाई के साथ चाय पे चर्चा होती रहती है, बट ये मार्केट को पकड़ कर रखते हैं और आस-पास में बिल्कुल देखते नहीं। और बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए मार्केट भी बेचारा डर के मारे वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ पे मॉर्निंग था। इसीलिए मैंने कहा ये मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब क्या है कि नीचे साइड पर अब एक सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर साइड पे जो आज का हाई है वही एक रेजिस्टेंस भी बनेगा। सर वैसे मैं एक बात बोलूँ, काउंटर करूँगा ना तो ये मेरी वैसे मूर्खता होगी, मैं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ आपको बोल दूँ सर, अगर आपकी थोड़ी सी मेमोरी शार्प हो तो विवेक जी और सुमित जी के साथ चाय पीने से पहले एक ज़माना था सर, आपके साथ हम भी बैठ के चाय पिया करते थे। नहीं बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जब मैं मनी 9 पर सबसे पहले जब मैंने शो किया था, वो भी मुझे याद है कि संदीप जी के साथ ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद चूँकि ये मॉर्निंग स्टार मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सुबह के स्टार है, जब आपको सुबह चाय पीते हुए मार्केट की मूवमेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने मॉर्निंग स्टार कहा। और क्लोजिंग पे भी जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो इनका क्लोजिंग पे एक शो ज़बरदस्त आता है। आप लोग उसको अभी शायद हो सकता है उतना सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन जिस दिन सीरियस लेंगे उस दिन पोर्टफोलियो चमक जाएगा। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे
तो फिर इधर उधर भटकते रहिए। बहुत सी जगह पे है जहाँ पे मंडली बिठा ली जाती है, वहाँ पे कहते हैं जी सर जी सर जी सर हम चमक रहे हैं सर, आप चमके सर, ये सर वो सर, और पता चला पोर्टफोलियो की वाट लगी होती है। तो कहीं ना कहीं से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर उधर का चैनल ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है आपका मोबाइल आपके साथ है और आपका साथ दे रहे हैं संदीप ग्रोवर जी। 8:30 वाला शो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ या रास्ते में होता हूँ, शो क्यों नहीं कर पाता उसका पीछे का वजह यही है, क्योंकि उस समय मेरा कॉन कॉल का टाइम होता है मॉर्निंग का, या फिर ट्रैवलिंग टाइम होता है, जिसकी वजह से इनके साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाता। और आज जैसे ही सामंजस्य बैठा तो मैंने कहा चले आज हाथ पैर भी जोड़ लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सर हाथ पैर के साथ साथ कुछ और भी जोड़ देंगे। तो फिर शुरुआत की जाए। बिल्कुल आ गया, अब मौका आ गया। अब आपने कहा ना सुबह सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, 4 बजे क्या रोकता है आपको? 4 बजे क्लोजिंग सेशन होता है। चलिए सर, मुझे ये बताइए कि मार्केट में ये उठापटक इतनी ज़्यादा देखने को मिली। 2 सवाल हैं मेरे। पहली बात तो बाजार में डर किस बात का है? डर है या केवल मुनाफा वसूली है? और अब करना क्या है? क्या लोअर लेवल्स पे हर डिप पे बाय करने का मौका है? देखिए, मैंने जो कहा था उसको शायद सीरियस नहीं समझा आप लोगों ने। मैंने कहा कि निफ्टी पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है, वो रियलिटी है। वो तुक की बात है कि आज हमारे और इनके सामंजस्य के साथ बैठ गया है। और इसीलिए जो आज का हाई है वही एक रेजिस्टेंस है और आज का जो लो है वो एक सपोर्ट है। इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट यहाँ पर सस्टेन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बाइंग बायसनेस आपको देखने को मिलेगा, चूंकि जब 2 दिन बाद आप एक्सपायरी की तरफ मूव करेंगे तो आपको थोड़ा सा अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस 25,250 का और लोअर साइड पे सपोर्ट 25,680 25,750 के देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मैजिक है, जो मोमेंटम है, वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। उसके लिए तो आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। चलिए तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत कर लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक जब बात चली रहे तो पहले आपके सामने लेकर आते हैं बाजार के वो स्टॉक्स या फिर इंडेक्स के वो स्टॉक्स जो कि ज़्यादा मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, यानी कि गेन एंड लूजर्स। पहले देख लेते हैं निफ्टी के भी, मिड कैप के भी और स्मॉल कैप के भी, कहाँ एक्शन ज़्यादा देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक आज चार्ट्स को टॉप कर रहा है निफ्टी गेनर्स में। दूसरा नाम है ट्रेंड का, तीसरा जियो फाइनेंशियल और चौथा नाम है एशियन पेंट्स का, जहां पे आज हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। और पांचवा नाम इसमें आप जोड़ना चाहें तो वो होगा अदानी एंटरप्राइजेस का, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है। वहां पे एक्शन काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। लूजर्स की बात करें, जो कि तादाद ज़्यादा है आज, अगर आप निफ्टी में देखें तो उसमें अल्ट्राटेक, ग्रासिम दोनों एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं, एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील। पांचवा नाम इसमें आप जोड़ लीजिए एमएनएम का, जहां पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आज के सेशन में दिख रहा है। अब आइए मिड कैप इंडेक्स में, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय हेक्साकॉम रिकॉर्ड हाइस के आसपास स्टॉक खड़ा है, बंधन बैंक, बीडीएल, तो 3 नाम तो बी से शुरू हो रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज मिड कैप में जबरदस्त एक्शन बन रहा है। चौथा नाम है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का और पांचवा कोचिन शिपयार्ड, हो भी क्यों ना, क्योंकि डिफेंस शेयरों में हम देख रहे हैं जबरदस्त मूव आज के सेशन में दिख रहा है। लूजर्स की बात करें मिड कैप में तो मैक्स हेल्थ केयर, ये आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। बीएसई पर प्रेशर आना लाजमी है, जब एक्सपायरी की बातचीत चल रही है तो इस पे प्रेशर आएगा ही। सोलर इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, मुथूट फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप में आपको सबसे ज्यादा आज टूटते हुए नजर आएंगे। स्मॉल कैप गेनर्स की जो लिस्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कई ऐसे नाम हैं जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, बहुत कम जिन पे बातचीत होती है। उसमें गोदावरी बायो रिफाइनरीज, ये देखिए 15% के आसपास ऊपर है आज। इंडिया पेस्टिसाइड्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, प्राइम फोकस, आईटीआई, ये कुछ नाम हैं जो कि आज गेनिंग साइड में आपको नजर आएंगे। और लूजर्स की जहां तक बात है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज, ये नंबर्स तो ठीक ठाक आए थे लेकिन गाइडेंस ने परेशान कर दिया लोगों को। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एक ऑर्डर कैंसिल हुआ, उसका इंपैक्ट है। गुजरात थेमिस, सेजिलिटी इंडिया 5% का लोअर सर्किट है और 5% का लोअर सर्किट ही आपको ऑर्किड फार्मा में भी आज के सेशन में नजर आएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इनमें से सर एक एशियन पेंट्स या फिर इंडसइंड बैंक, इसके साथ अगर शुरुआत हो जाए, जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में है, कोई वजह, कोई रीज़न, क्या फ्रेश खरीदारी बन रही है इन दोनों स्टॉक्स में, एशियन पेंट्स और इंडसइंड बैंक? ये एक समय में बहुत ज़्यादा पिटे हुए स्ट्रक्चर थे। देखिए, इंडसइंड बैंक में तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़े से फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। और प्लस अगर कंपेयर टू अदर बैंक करें तो काफ़ी हद तक जो है वो इसमें जो चीज़ें पीछे जो फंडामेंटल जो आपके ख़राब हुए थे वो थोड़े से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन यहाँ पर लौट कर आया, इसी वजह से तेज़ी का दौर देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट की बात कर दें तो देखिए कहीं ना कहीं से क्रूड ऑयल की प्राइसेस स्टेबल खड़ी हुई हैं, थोड़ी सी नेगेटिव टी जो कंपनी के लिए थी वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर कॉन्फिडेंस गेन सिर्फ इस तरीके का हो रहा है कि जो आगे की
मार्केट कमेंट्री होगी या फिर ये कहें कि जो कंपनी की यहाँ पर कमेंट्री आएगी वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना सकती है, जिसकी वजह से आपको ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल रीज़न के साथ टेक्निकल चार्ट पर भी एक सपोर्ट दिखना ये एक अच्छे साइन है, और इसीलिए ये दोनों ही स्टॉक्स यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं आज ना आपसे डिफेंस शेयरों पर बातचीत करने भी वाला था। जैसे मैंने आपको बताया भी कि आज आई थिंक तीसरा दिन है जब लगातार डिफेंस शेयरों में खरीदारी बनती हुई दिख रही है, और देखिए सवाल भी वहीं पर आ भी रहे हैं भारी मात्रा में, भारी तादाद में। आप देखिए जो लिस्ट है वो अपडेट हो रही है, एक जगह रोकने में काफ़ी परेशानी हो रही है। पहला सवाल आ रहा है विनीत कुमार जी का, वो कह रहे हैं कि जीआरएससी के 500 शेयर है मेरे पास, 2800 पर लॉन्ग टर्म का व्यू है, अब क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में? देखिए मैं एक स्टॉक का बताऊं संदीप जी, या फिर सारे स्टॉक्स का बताऊं? सारे बताइए सर, डिफेंस में तो सारे स्टॉक्स ही बता दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स, आज सुबह भी मैं इस पे स्टैटिस्टिक्स दे रहा था, आपको भी एक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर देता हूँ। पिछले 2023-24 से देखें तो पूरे डिफेंस स्टॉक जो आपको पेन दिया, थका दिया, रुला दिया, फिर से वापस हंसा दिया, वो रहा 53% का रिटर्न। लेकिन खास बात ये रही कि इस साल 1 जनवरी से, सिर्फ 1 जनवरी से अब तक हम खड़े हुए हैं यहाँ 27 मई पे, इस बीच में देखते हैं तो पूरे स्टॉक का रिटर्न है 29%। तो कहीं ना कहीं से जो वो डर के बादल, जो दुविधा के बादल पहले दिखाई दे रहे थे पोर्टफोलियो पे, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता था संदीप जी कि आप पोर्टफोलियो पे स्टॉक अच्छे लीजिए, मार्केट जब चलेगा तो उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा, और कब वो आपके जेब से, पॉकेट से भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से देखा जाता है वो है HAL। बहुत लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस था, जब डिप आया तो सब कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, लेकिन अब जिस हिसाब से चल रहा है 5000 के आंकड़े के आसपास आके थोड़ा सा थकता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अब जब फिर से दौड़ दिखाएगा तो आपको 5600 की दौड़ दिखाएगा। दूसरे स्टॉक की बात कर लें, BDL ने तो आपके सारे जो है वो पीछे के भ्रम तोड़ दिए। 1150 पे फिर रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था। उस टाइम पे जब कॉन्फिडेंस जिसने दिखाया वो आज मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर पा रहा है, तो उसमें भी अभी बने रहने की ज़रूरत है, एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। 2100 के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, और ये 2100 अगर कंसोलिडेट करके निकला तो 2600 की सीरीज़ पे चला जाएगा। मैसडॉक की बात ज़रूर करनी ज़रूरी है, क्योंकि मैसडॉक पे बहुत लोगों ने पोजीशन ले रखी है, और इस समय डिफेंस काउंटर को अगले 6 महीने के लिए आपको सिर्फ डिप पे थोड़ा बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है। प्रॉफिट बुक करने की आपकी फ्री छूट है। अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो उस प्रॉफिट को घर ले जाइएगा, उसके बदले में कोई स्टॉक अभी मत खरीदिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, क्योंकि ये अभी आप मार्केट को और बीट करता हुआ नजर आएगा। GRSC की बात कर लेते हैं, क्योंकि GRSC का सवाल ही था। एक्चुअली में डिफेंस जिसमें जुड़ा हुआ है वो अपने जोड़ से काफ़ी उड़ा हुआ है, वो रुक ही नहीं रहा है, क्लियरली है एकदम। चाहे आप देख लीजिए, अभी आपने गेनर पे अपोलो माइक्रो दिखाया, थोड़े से डिफेंस के साथ दोस्ती क्या कर ली, वापस से तेजी का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एस्टर माइक्रो भी यही हाल है। मरीन ड्राइव मैंने अभी सुबह के चर्चा पे बात कर रहा था, जब तक देखने गया तब तक तो उसमें भी हवा हो गई। तो कहीं ना कहीं से पूरा डिफेंस काउंटर इस समय तूफान है। और अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से वेदर में तूफान और आंधी आती तो क्या करते हैं, कमरे में छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। वैसे ही इन स्टॉक्स को बाय करके छोड़ रखा है, तो मत हिलाइए, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए मत हिलाइए। या तो ये आपके यहीं खड़े रहेंगे, या फिर यहाँ से उड़कर कोई नई दूरी तय करेंगे, और तब मुनाफा बुक करने में ज़्यादा फायदा है। चलिए, तो तूफान है, अभी तेज़ी का तूफान है, इस तेज़ी के तूफान को राइड कीजिए। राइड करना कैसे है, घर में बैठ के एंजॉय करना है। मुनाफा वसूली करें, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, अगर नहीं करें तो रखें, कम से कम 6 महीने का समय दीजिए। आप जितना डिफेंस से इनको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो मुनाफा है वो भी डिफेंसिव होता जाएगा, और बढ़ने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाएंगे। तो इनको रखिए अपने पोर्टफोलियो में, अभी डिफेंस से निकलने की ज़रूरत नहीं है। संदीप जी, एक बात भी याद आ जाती है यार, जब ऐसे आंधी आई, जैसे कल भी अभी बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही थी, कल नहीं परसों की रात में, तो कुछ लोग होते हैं ना जो बार बार स्टॉक देखते हैं, अभी देख लिया जाए क्या प्रॉफिट आ रहा है, अभी फिर से ऐप देख लिया जाए। वैसे ही जैसे ही मैंने भी स्टॉक की तरीके से ही अपनी बालकनी पे वैसे ही गया, एक बढ़िया सा पत्थर आया, मस्त लगा, उसके बाद समझ में आ गया स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, अंदर ही रहो। समझ गए होगे जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो समझ गए वो पाएंगे सर, उनको मुनाफा होगा भी, उनको फ़ायदा भी मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातों से, इनफैक्ट आपने जब ये डिफेंस वाली बात चल रही थी ना, तो आपके अंदर से एक शायरी भी निकली, एक छोटी सी बात आपने कही,
तो शेरो शायरी आप करते हैं या फिर इन डिफेंस शेयरों की तेज़ी देखकर अपने आप शायराना अंदाज आपके अंदर से निकल रहा है? नहीं देखिए, ये तो प्यार है। मैं आपको बताऊं कि जब कभी शोज़ होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं। मुझे लगता है शायद अगर हमारे मित्र दोस्त और आप लोग, हमारा परिवार जो देख रहे हैं, वो ज़रूर फिर से आपको शायरी, आपने बोल दिया ना, आप देखते जाइए। आप अब यूट्यूब पे आप शायरी पढ़ने की तैयारी कर लीजिए, इरशाद इरशाद। क्योंकि अब आपको यहाँ पर जो है वो हमारे जो लोग दर्शक हैं वो खुद ब खुद एक अच्छी अच्छी शायरी भेजेंगे। प्लीज़ भेजिए सर, थोड़ा मज़ा आता रहता है। शो तो पूरा का पूरा 1.5 घंटे का है, आराम से करेंगे, स्टॉक सारे कवर करेंगे। देखिए, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और पूरे डिफेंस काउंटर पे मैंने बता दिया, जिसकी जिसकी जो जो पोजीशन है उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। हो सकता है आपका नाम ना ले, सवाल ना ले, लेकिन आप जिनके डिफेंस के क्वेश्चन होंगे उनके नाम जरूर ले दीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट है सर। एक डिफेंस की जब बात चली है ना, तो अनुराग शर्मा जी ने कम से कम नहीं तो 25 बार अपना सवाल भेजे। कह रहे हैं कि संदीप सर प्लीज़ रवि सर से BEL के बारे में जानकारी लीजिए फ्रेश बाइंग के लिए। क्या इन लेवल्स पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं BEL में? सर कभी कभी उस तरह ना ऐसा जगह पे चल रहा होता है जहाँ पे ना सिर्फ कटने का रिस्क होता है। BEL ही एक ऐसा काउंटर है पूरे डिफेंस काउंटर में। सॉरी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद दिलाया। BEL ही एक ऐसा काउंटर है जिसे मैंने 365 पे एग्जिट होने की राय दे दी थी। उसका पीछे का वजह था कि 270, 280, 265, 240 तक की एंट्री वाले लोगों को रुकना नहीं चाहिए। कहाँ खरीदना है सर? देखिए, ये ऐसा स्टॉक है ना, जिस दिन आपको लगता है कि आज ये बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा, भाग जाएगा ना, उसी दिन आपको ये उस तरह मार जाता है। उस तरह समझते हैं ना जिनसे शेव करते थे पहले लोग। बिल्कुल सर। तो ये कट मारता है, तो मेरे हिसाब से कट मारेगा, अभी यहाँ पर कट मारेगा 350, 360 रुपये आएगा सर। हो सकता है 400 की तरफ बढ़े, लेकिन बढ़ के छूने की हिम्मत नहीं करेगा, तो थोड़ा सा रुक जाइए। यही एक स्टॉक ऐसा है जो कि थोड़ा ज़्यादा अपनी ज़रूरत से चल चुका है, तो थोड़ा ज़रूरत से थोड़ा सा कम वैल्यूएशन पे आने दीजिए, फिर लेंगे सर। तमाम ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए, उन पे करिए। वही ज़रूरी थोड़ी है कि जो दरवाज़ा नहीं खोल रहा उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाएंगे, पता चला कुछ खाने को नहीं मिला, बेचारा दुखी सा बैठा होगा। ठीक है सर। अच्छा, एक ना मार्केट को लेकर भी कंसर्न है। मैं कोविड टच नहीं कर पाया, हालांकि नेगेटिविटी से देखा जाता है कि क्यों कोविड की बातें कर रहे हैं यार, ये नकारात्मक लोग हैं, ये क्यों ऐसी नेगेटिव ऊर्जा वाली बातें कर रहे हैं। डर इसी चीज़ का है सर। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, जब हम ओपनिंग बस कर रहे थे, कोविड के केसेस बहुत शार्पली बढ़े हैं। हालांकि उसमें हमने ये भी बताया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ही बयान आया है कि अभी तक जितने भी केसेस हैं, जो मामले आए हैं, केवल इन्फ्लुएंजा जैसे जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो देखने को मिल रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीपक उपल जी, कह रहे हैं कि सर कोविड का इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ मार्केट पर, या मार्केट में बने रहें स्ट्रांगली, मतलब डटे रहें क्या इस तूफान में? संदीप जी, आपको पता है, मैं वो ना आपके जो एक मित्र है विवेक जी, उनको गूगल कहता हूँ और आपको विकिपीडिया क्यों कहता हूँ? इसीलिए कहता हूँ क्योंकि कोई भी पॉइंट ना आप छोड़ते नहीं हो। जैसे हम विकिपीडिया पढ़ते हैं ना, तो हमें सब चीज़ें मिलती, गुड भी मिलता है, बैड भी मिलता है, स्ट्रक्चर भी मिलता है। अब हमारी मर्जी, हम पढ़ें क्या। लेकिन संदीप जी की खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा मसाला ही घोट के आपको दिखाते हैं, चटनी बना। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, कोविड का, मैं कहता हूं कि कोविड आएगा नहीं आएगा, नंबर्स बढ़ रहे हैं, सरकार अगर नंबर दे रही है, और हम जानते हैं कि सरकार जब नंबर देती है तभी नंबर देती है जब कहीं ना कहीं से पैनिक बहुत हो चुका होता है। रियलिटी और एक्चुअलिटी में बड़ा फ़र्क होता है। नहीं, इमेजिनरी, सॉरी गलत वर्ड बोल गया मैं। रियलिटी और इमेजिनरी में बड़ा फ़र्क होता है। पैनिक है, विदेशों का सबसे बड़ा संकेत है, भारत में भी वो संकेत बढ़ा है, ये सिर्फ न्यूज़ आइटम नहीं है। और जितना संभल कर रही है उतना अच्छा है, क्योंकि आप अगर एक बार बीमार होते हैं तो 15 दिन आपके चले जाते हैं, तो बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। बच के रहना पहली बात। दूसरा, वही बचना, मार्केट से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी या ये चीज़ें वापस स्ट्रक्चर करती हैं, तो मार्केट में जो पॉजिटिव ट्रेंड, जो हंसी खुशी आप माहौल में जाते हैं, अभी पार्टी के मूड में चले गए, मॉल घूमना है चले गए, कहीं कार लेके निकलना है चले गए, लेकिन जब ऐसा माहौल डर आता है तो फिर क्या करता है आदमी? उसको अवॉइड करना शुरू करता है। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि उससे आपके खर्चे कम करोगे, खर्चे कम करोगे तो एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम करोगे तो उतने नंबर्स नहीं अच्छे डिलीवर होंगे, नंबर्स नहीं डिलीवर होंगे तो मार्केट पे निगेटिव इम्पैक्ट होगा। बहुत सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, और इम्पैक्ट इसका निगेटिव इमीडिएट इम्पैक्ट में देखने को जरूर मिल सकता है। और वो आज मार्केट में दिख भी रहा है। ये संकोच एक वर्ड है, जो आदमी संकोच करता है, दुविधा, हाँ, दुविधा में रहता है या संकोच करता है, तो उसका जो असर है वो मार्केट में आज दिख भी रहा है। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझिए कि जहाँ जहाँ गिरावट हो रही है, जितना भी मार्केट गिर रहा है, देखिए वहाँ से बाइंग भी आ रही है। तो डर है,
ज़रूर है, चिंता है, लेकिन चिंता इतनी बड़ी नहीं है जैसे रवि सर बता रहे कि हमारे पास पॉजिटिव्स बहुत हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बहुत हैं। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में दिख रहा है और रसाकशी हो रही है तेजड़ियों और मंदड़ियों के बीच में आज के सेशन में। इस बीच सर अरमान अली जी कह रहे हैं कि क्या एसीसी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं इस भाव पर? देखिए एसीसी और अंबुजा सीमेंट, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो मुझे अंबुजा सीमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको अंबुजा सीमेंट में लेनी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एसीसी में थोड़ा सा वेट करिए। एक बार को 1780 और 1850 के आसपास के लेवल मिलेंगे तो एंट्री अच्छी है। ठीक है, अगला सवाल जो है ना सर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप जब अपना जवाब दे रहे होते मैं अगले सवाल की तलाश में रहता हूँ। आपके सामने जब आते हैं ना तो मैं कुछ सवाल बड़े सिलेक्टिव लाने की कोशिश करता हूँ। अब टाटा स्टील को लेकर सवाल है सर। ये टाटा स्टील पर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सर टाटा स्टील 143 पर है, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं मैं? और सर ये दोबारा 130 के अप्रॉक्स मौका देगा क्या एंट्री करने के लिए? जैसे आप BEL की बात कर रहे थे, क्या इस पर भी उस तरह चलता है क्या? मतलब ये नीचे मिलेगा दोबारा 162 वाला 130 पर? अब पहले तो कह रहे हैं कि मुनाफा बुक कर लूं क्या? संदीप जी मैं उसी पे आने वाला था, और उसका जब आप ये बोल रहे थे ना, इतना अच्छा आप बोलते हैं। मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैं सब सामने ही तारीफ कर रहा हूँ, ये भी क्लियर है। लेकिन संदीप जी जब बोलते हैं ना तो बड़ा सुनने का बड़ा मन करता है, क्योंकि इतने रिदम में बोलते हैं। मतलब जो ग्राफ बनता है ना वो इतना मस्त बनता है। अगर कभी आप उसका वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो मज़ा आएगा। और उस ग्राफ में क्या मेरे को दिमाग में आया कि भैया बच्चे की जान लेगा क्या? अरे भाई 130 पे ले रखी है, 163 चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बनता है। बहुत सही डिसीजन है। कितना रिटर्न लोगे? बिल्कुल 170 भी जा सकता है, लेकिन क्या आप हाई पकड़ सकते हो? और जो आपने बात कही 130 की, बिल्कुल 145 आएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो प्रॉफिट बुक कर लो, सवारी दूसरी पकड़नी है सेल, क्योंकि सेल के नंबर ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो फिर इसका मतलब है कि आप सवारी बदल सकते हो। तो फिर ऐसे उठा पटक करते रहें, सवारी बदलते रहें, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहें। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल सही डिसीजन है आपका अभिषेक जी कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 130 नहीं 145 आ जाएगा, वहाँ पे ले लीजिए। तो वैसे ये पिक्चर में किस मूवी में सुना था आपने, बच्चे की जान लेगा क्या? किसी भी सुना था यार। अब आप देखिए सर, आपने शुरू किया था तो थोड़ा तो फ्लो करता ही है ना। अब मैं जैसे कहा डिफेंस की बात शुरू हुई तो थोड़ा सा शायराना, थोड़ा सा डायलॉगबाजी वाला माहौल बन गया, तो मेरे अंदर से भी थोड़ा सा निकलने लगा। सर आपको मैच तो नहीं कर पाऊंगा मैं, मतलब मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। अब भैया बख्श दो। मैं कोशिश करता हूँ 3:30 के शो करने की, मैं कमिटमेंट करके जा रहा हूँ भैया, करूँगा। ये सर आपने जो ये जितनी विनम्रता से आपने ये बात कह दी ना सर, तो बस इसी का मैं कायल हूँ सर। वैसे संदीप जी सच बताऊँ तो जब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा दुख एक चीज़ का होता है, और दुख इस चीज़ का होता है जो मैं आज आपके सामने दर्शकों के सामने भी कहना चाहता हूँ दिल से। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो संदीप जी के साथ ही स्टार्ट किया था, बाद में विवेक जी आए, फिर विपुल जी यहाँ से गए, उनकी जगह पे मल्होत्रा साहब आए। और संदीप जी ने मन से बड़ी एक बार बात कही थी, लेकिन वो ना भी कहते तो भी मुझे महसूस होता था कि हमने क्या गलती करी जो हमारे साथ शो नहीं कर रहे। लेकिन सर कुछ ऐसे हालात ऐसे बन जाते हैं, या ऐसा टाइमिंग ऐसा मैच नहीं कर पा रहा था। मैंने बल्कि कहा आप 1 बजे का शो करिए, मैं 100% आपके साथ यहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। लेकिन जब 4 बजे का क्या होता है, ऐसा 3:30-4 बजे वाला जो ऐसा माहौल होता है ना, उस टाइम पे कई बार कमिटमेंट करके पीछे हटना, और वो शायद और बुरा होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों की दुविधा इसलिए समझता हूँ क्योंकि कोई गेस्ट जब कैंसिल कर देता है तो एक टाइम होता था जब मैं हमेशा अवेलेबल रहता था, लेकिन आज मैं उस कमिटमेंट से ही पीछे हट गया हूँ। भैया कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप सरकार की सेवा में लगे हों तो आप कभी भी फंस सकते हैं, इसका कोई वो जो है वो औचित्य नहीं दिखाई देता। तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे क्षमा मांगूंगा और कोशिश करूंगा। लेकिन आपका जो 3:30 वाला शो है उसके लिए मैं ज़रूर एक बार कुछ शेड्यूल्स के हिसाब से ऑफिस से अपने टाइमिंग को कुछ चेंज करके उसको कुछ करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। मेरे हाथ सर उतने लंबे तो नहीं आप देख पाएंगे। मुझे आपका ये जो आप विनम्रता से अपने हाथ जोड़ते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है ये जेस्चर। काश मेरे भी हाथ थोड़े लंबे होते, मैं और भी अच्छे तरीके से आपके लिए भी ये जेस्चर लेके आ पाता या रेसिप्रोकेट कर पाता। बहरहाल सर बहुत धन्यवाद, आप सोच ही रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कमेंट आने लगेंगे अब नीचे, दर्शक ही आपको खींच लाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल सर ग्रैनुल्स इंडिया, इसका टारगेट बता दीजिए। निशा जी पूछ रही हैं, वो कह रही हैं कि मेरे पास 491 का लिया हुआ है, तो ग्रैनुल्स इंडिया इन्होंने 491 पे लिया, अभी 526 के आसपास है, तो क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? नहीं मैम, आपने स्टॉक बहुत बढ़िया लिया है, सही जगह पे लिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
570 से पहले प्रॉफिट भी मत बुक करिएगा, क्योंकि इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक्शन यहाँ पर बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से 570 आ जाता है तो वापस से एक बार पूछ लीजिएगा। संदीप जी भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे, मैं भी किसी न किसी शो पे बैठा हूँगा, लेकिन पूछिएगा ज़रूर कि 570 पे बुक करना है या फिर 600 की सवारी करनी है। लेवल जरूर नोट कर लीजिए आप, 570 रुपये का ये लेवल जब आए तो एक बार रिव्यू कीजिएगा, यानी कि दोबारा से सवाल पूछिएगा। ऐसा रवि सर आपको बता रहे। स्टॉक आपने बहुत अच्छा चुना है, इसको आप होल्ड कीजिए, टाइटली लेकर बैठे रहिए। इस बीच जियो फाइनेंशियल को लेकर सर अगला सवाल आ रहा है। जियो फाइनेंशियल में हमारे एक दर्शक है जिनका मॉयला रॉयल्स के नाम से आईडी है और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या करें। 219 की एंट्री है सर, इनकी बहुत ही बढ़िया दाम पर इन्होंने लिया हुआ है और 198 के आसपास का आई थिंक इसने लो टच किया था, जहां से ये घूमा था जब बाजार में गिरावट हमने देखी थी। तो 219 पे इन्होंने पकड़ रखा है और अभी 280 284 के आसपास चल रहा है। क्या करना चाहिए सर, इनको बने रहना चाहिए? अभी भी अपसाइड है इसमें? देखिए अपसाइड तो है, 320 तक का अपसाइड अभी यहाँ पर है, तो चॉइस आपकी है अगर आपको लगता है। लेकिन इस 320 में जितना समय लगा है उतना ही समय 320 तक आने में भी लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क नहीं लेना, आपका बाइंग लेवल अच्छा है, तो 275 का एक स्टॉप लॉस डाल के पड़ा रहने दीजिए। जब आएगा या तो ये कटेगा या तो वो बढ़ेगा, दोनों साइड आपको मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉबिलिटी थोड़ी अपसाइड की है। 300 के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, 300 के आसपास एक बार आए तो दोबारा आप जियो फाइनेंशियल को रिव्यू कीजिए। आप भी सर कोई स्टॉप लॉस दे देंगे इनको, क्योंकि इनकी 219 की खरीद है। मैंने 275 स्टॉप लॉस दिया। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अगला सवाल पढ़ रहा था। तो 275 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप 300-310 की उम्मीद में इसमें बैठे रह सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर को लेकर क्या व्यू है सर? 244 पे हमारे एक दर्शक हैं, सनूमर क्रिएशंस के नाम से इनकी आईडी है। इन्होंने 244 पे लिया, अभी 246 के आसपास खड़ा है। सर मैं ना हिंदुस्तान कॉपर इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि PSU स्टॉक्स डिफेंस के अलावा जब पूरा बाजार बेरिश था, स्टॉक्स गिर रहे थे, लोग कह रहे थे स्टोरीज ओवर, तब मुझे याद है आपने कहा था कि डिफेंस में बने रहिए और कुछ ऐसा ही व्यू आपका PSU स्टॉक्स को लेकर भी था। तो जितने बुलिश आप PSU एज अ पैक को लेकर हैं, क्या हिंदुस्तान कॉपर उसमें फिट होता है या फिर उतनी ही मजबूती आपको नजर आती है जितना आप PSU पर बुलिश हैं, इस स्टॉक पर भी हैं बुलिश? संदीप जी, आप जब ऐसा सवाल पूछते हो तो मेरे गूज़बम्स आने लगते हैं और अंदर से ना एकदम चिलबिलाहट होने लगती है कि कुछ यार आपने याद रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए भूले क्या नहीं होता सर है, आपको? टफ टाइम जो है ना वो बड़ा मुश्किल से कटता है, आपको पता है? भूले संदीप नहीं है जी? सर आपको, भूले नहीं है। संदीप जी, टफ टाइम बड़ा मुश्किल से कटता है, आपको ये मुश्किल पता होता होगा है। ना। अच्छा टाइम होता है ना तो पता नहीं कब पास हो जाता है, पता नहीं चलता। टफ टाइम होता है ना, जब मैं शोज करता था और जिस हिसाब से डिफेंस काउंटर में गिरावट थी, PSUs में गिरावट थी, सबने कहा फंसा के चला गया डॉक्टर रवि। अब कोई पूछता ही नहीं है, अब तो कोई बोलता ही नहीं है। और आपने बहुत सही स्टॉक चूज किया। इसके साथ एक और इसका फ्रेंड है, उसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, उसको भी पकड़ के रखिए। जहाँ तक इसकी बात है, ये जाएगा 320 रुपये। और दूसरा जो हिंदुस्तान जिंक है, प्लीज़ अगर उसका भी चार्ट आप लेके आएंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि जिंक की भी स्टोरी जो है वो अब यहाँ पर बॉटम आउट हो चुकी है और अब ये बढ़त में जाएगा ही जाएगा। हालांकि कंसोलिडेशन बढ़िया चल रही है। तो कितना जाएगा? 580 तक जाएगा। वो कितना जाएगा? सीधा सीधा 280 तो इमीडिएट दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ये कि होल्ड करना है, लॉन्ग स्टोरी ये कि कम से कम 6 से 8 महीने का समय दीजिए, आपको रिटर्न्स मल्टी बैगर मिलेंगे। नहीं, ये हिंदुस्तान जिंक की जो आप बात कर रहे हैं सर, एक समय 750 था, 750 वाला 450 खड़ा है। तो जिनके पास नहीं भी हैं लेके रख लें ये। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। आपने फ्रेश एंट्री की ही बात करी कि क्या ये वापस दमखम दिखाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों पे बिड करने की बात राय दी। क्योंकि जिस हिसाब से मेटल की डिमांड बढ़ रही है या जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ है या पूरी स्ट्रक्चर फंडामेंटल, चलिए मैं बहुत डीप में नहीं जाता हूँ क्योंकि आप फंडामेंटल बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझे तो ये काफ़ी, अब जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर यहाँ पर चल रहे हैं। थोड़ा पेन जरूर होगा, पेन सिर्फ इतना ही होगा कि ये चलेंगे नहीं, तो वो भी पेन है। क्योंकि अगर स्टॉक खरीद लिया और चल नहीं रहा तो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन थक जाएंगे, 5वें दिन निकल जाएंगे, 7वें दिन चल जाएगा और फिर क्या होगा? आपको कहोगे यार छूट गया। तो इसलिए पेशेंस बना के अगर रखना है तो इस स्टॉक में बने रहना है। अगर पेशेंस नहीं है तो वोलेटिलिटी के तो बहुत से स्टॉक्स हैं। 7वें दिन आएंगे डॉक्टर रवि सिंह याद, कि उन्होंने पहले दिन कहा था हमें होल्ड करना चाहिए था। और पेशेंस पेस पेनफुल होता है
और ख़ासतौर पे जो कंसोलिडेशन एक वर्ड यूज़ करते हैं ना हम, उसमें टाइम करेक्शन भी होता है, यानी कि प्राइस वाइज एक स्टॉक करेक्ट हो गया 750 वाला 400 आ गया, लेकिन एक समय भी बिताता है एक रेंज के अंदर, जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं, यानी कि समय बिताता है एक रेंज के अंदर। वो जो टाइम करेक्शन होता है ना, वही पेनफुल होता है, जैसे हमें रवि सर बता भी रहे हैं। तो उस पेन को जो झेल जाता है या फिर वो पेशेंटली होल्ड कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, डिफेंस आपके सामने है, और PSU शायद थोड़े टाइम के बाद आपको उसका भी एग्जांपल मिल जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर और उसके साथ साथ हिंदुस्तान जिंक, जो कि एक समय PSU कंपनी थी, अभी भी सरकार उसमें हिस्सेदारी होल्ड करती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। बहरहाल एक दर्शक हैं हमारे साथ नागपुर से, फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शोभित जी के पास चलते हैं और समझते हैं वो किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। शोभित जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते। मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, नासिक से बोल रहे हैं, वाह। सर नागपुर, सर नागपुर। नागपुर से, संतरों के शहर से। हाँ सर, मेरे पास BHEL के 30 शेयर है 307 रुपये पे। जी, तो मैंने अभी इसमें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर कहीं और दूसरे पे शिफ्ट करना चाहिए? चलिए देखिए, इसे कहते हैं सर रंग पकड़ना। हम PSUs की बात कर रहे थे और PSU का ही सवाल आ गया इनका। 30 शेयर इनके पास है सर, 307 रुपये के भाव पर लिए। सर कितना होल्ड कर सकते हैं आप, और कितना, मतलब पहले कितने टाइम से रखा हुआ है और कितना आप समय दे सकते हैं? सर मैंने ये 2024 में सितंबर अक्टूबर के करीब लिया था, और अभी मैं और 2-3 महीने होल्ड कर सकता हूँ। तो पीक पे लिया सर, जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे था, तब इन्होंने शेयर लिया है। तो पहले तो सर इनको ये बताइए कि इनका ये जो लेवल है ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी PSU नेम ही है, 307 आ जाएगा क्या, और इनको एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। देखिए 261 के आसपास करीब ये स्टॉक चल रहा है, और ख़ास बात ये है कि आप अगर इसको ध्यान देंगे शोभित जी, पीछे के प्रोग्राम देखिए तो मैंने अभी 250 के ऊपर बोला था फिर से पकड़ने की। 240 पे भी मैंने कभी इसको एग्जिट नहीं बोला, 235 पे भी एंट्री करने को ही बोला है। तो आपके लिए मौका है, 260-61 चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन हो, वापस से आपको 255 के आसपास मिले तो एवरेज कर लीजिए। एवरेज करेंगे तो फायदा दो होगा कि 307 आएगा तो प्रॉफिट होगा, और 307 आएगा तो सिर्फ आपका भाव टू भाव नहीं आएगा। दो फायदे आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो इस स्टॉक पे जितना कॉन्फिडेंस है, देखिए 250 रुपये कुछ भी नहीं होते सर। 250 रुपये दिन भर में आप आलतू फालतू जगह पे खर्च कर देते हो। अगर आप पूरे वीक में 250 रुपये बचाओगे तो 5-7 स्टॉक बाय करोगे, और अगर 5 स्टॉक बाय करोगे तो 3 महीने में घुमा फिरा के हफ्ते के हिसाब से बाय करोगे तो 100-125 स्टॉक बाय कर ले जाओगे जी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा। और जब आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो वापस से आपको 300, देखिए 307 का लेवल है, 320 तक आएगा, लेकिन समय लगेगा। और उसमें स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से अप्लाई करिए कि 307 आए तो आपको प्रॉफिट आ जाए, इसीलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। और जहाँ तक नीचे की स्टॉप लॉस की बात है, देखिए 250 के नीचे फिलहाल ये सस्टेन करने वाला नहीं है। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो एक बार रिव्यू जरूर करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अब एक अच्छी दौड़ दिखा सकता है, और कुछ नहीं दिखाएगा तो डिविडेंड तो दे ही जाएगा। ठीक है, और कुछ करे ना करे, स्टॉक मूव करे ना करे, लेकिन डिविडेंड दे जाएगा, इसी से आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आपका रिटर्न तो आता रहेगा, भले ही आपका प्राइस आए ना आए, लेकिन आपको पैसे आते रहेंगे, रिटर्न मिलता रहेगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। इस बीच सर IOC, BPCL, HPCL, OMCs को लेकर आपका क्या व्यू है? हमारे दर्शक हैं एक प्रसाद जी, कह रहे हैं कि मैंने IOCL 132 रुपये में लिया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए अभी? देखिए 132 पे लिया हुआ है, 143 चल रहा है, अपनी मौज में चलता है ये स्टॉक, धीरे 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 चलता है। बने रहिए, 165 तक जाएगा, जल्दी किस बात की? ये सब स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है। अगर आपने लिया है, चाहे IOC लिया हो, HPCL लिया हो, कैस्ट्रॉल इंडिया लिया हो, BPCL लिया हो, इन सबको एंजॉय करिए, पूरा का पूरा एक सर्किल कंप्लीट करिए। सर्किल कितना बड़ा होता है इनका? 6 महीने का सर्किल होता है, साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो आपको नई दिशा में दिखाई देते हैं। अगर कभी डिप हो जाए, गिर जाते हैं, तो वहाँ पर राइट स्ट्रैटेजी के लिए ज़रूर पूछिए कि क्या और एवरेज किया जा सकता है। तो मैं इन सभी पे इसीलिए राय दे रहा हूँ कि आप इनको होल्ड करके रखिए। चलिए होल्ड करके रखिए, ये राय फिलहाल IOC या फिर OMCs के स्टॉक को लेकर निकल के सामने है। लेकिन सर मानसून का माहौल है, हर तरफ देखिए आपको बारिश का जैसा माहौल, आप तूफान की बात कर भी रहे थे। अब बारिश की जो नगरी है ना, मैं बारिश की नगरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की, और मुंबई से हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, गोविंद सिंह नेगी जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए पहले तो माहौल कैसा है वहाँ पर, मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम बारिश इस बार जल्दी चालू हो गई, बहुत बारिश है। बहुत बारिश है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो जाती है इस टाइम पे ख़ास तौर पे। और मैं ना
जी सर। जून फर्स्ट वीक से बारिश आती थी ना, इस बार जल्दी आ गई रही। हाँ, इस बार मानसून भी जल्दी हिट हो गया। 2009 के बाद सबसे जल्दी मानसून ने केरल का जो तट है उसको टच किया है और मुंबई में भी अराइवल हो चुका है मानसून का। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि लोकल ट्रेन्स का डिस्ट्रप्शन होना या बाकी चीज़ें होना। मैंने सर रवि सर अपने कुछ रिश्तेदारों से बातचीत कर रहा था, क्योंकि मैंने भी एक दशक के आसपास मुंबई में बिताया। जुलाई में ना एक दिन आता है जब हम देखते हैं कि एक दिन जुलाई में, डेट कोई भी आप पकड़ लीजिए, कभी भी ऐसा हो जाता है जब सब कुछ रुक जाता है वहाँ पे। लोग अपने घर पहुँचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं और शायद उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सहारा लेकर वहीं से वापस अपने ऑफिस लौटना पड़ता है। तो मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ। हेलो, बोलिए सर, बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। हाँ, पीएनबी हाउसिंग मैंने बाय किया हुआ है 950 से 200 से। और एक पीवी फिनटेक करके बाय किया हुआ है। कौन सा शेयर सर? पीवी फिनटेक। पीबी फिनटेक, ओके, ठीक है। तो दोनों शेयर आपके पी से ही आपने लिए हुए हैं। पीएनबी हाउसिंग आपने कहा 200 शेयर हैं 950 रुपए के भाव पर। तो कितना समय आप दे सकते हैं नेगी साहब? सर एक महीना। एक महीने के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बार आप पीबी फिनटेक का लेवल भी बता दीजिए, कहाँ पे लिया आपने? हाँ जी, चलिए, तो आई थिंक रवि सर ने सुन लिया है। देखिए, कह रहे हैं कि इनकी तबीयत सही नहीं रहती। कान देखिए कितने दुरुस्त हैं। मैं तो दुआ करता हूँ ऐसे ही बने रहे सर। तो 1800 रुपये पे पीबी फिनटेक ले रखा है और 950 पे पीएनबी हाउसिंग। ओवर टू यू सर। देखिए, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं और इस समय अगर देखा जाए तो ये तो आपने अभी जो चर्चा करी है, जिसके बारे में आप मानसून बता रहे थे, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करें तो दो कंपनियों को यहाँ पर बढ़िया डर का फ़ायदा मिलता है। एक तो पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार, दूसरा पीएनबी हाउसिंग। देखिए, अच्छे नंबर्स इसने दिए हैं और उसकी वजह से स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने नए हाइस की तरफ जा रहा है, तो इसको यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स को अभी होल्ड करने की राय है। प्रॉफिट भी मत बुक करिए। मुझे लगता है थोड़ा एक महीने बाद अगर आपका व्यू है तो एक महीने बाद व्यू ले लीजिएगा। या तो आप और बड़े प्रॉफिट पे होंगे या इसी जगह पे होंगे, लेकिन इससे कम नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखिए। ठीक है, तो दोनों शेयर अच्छे हैं, आप दोनों को होल्ड कीजिए। नेगी साहब, आपके लिए राय यही है कि एक महीने बाद रवि सर तो फिर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं। मंगलवार का दिन है ही है, मंगलमय होता ही है जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। 10:30 बजे बीच बाजार में भी होते हैं, 1 बजे हेलो मनी 9 में होते हैं। तो किसी भी शो में आप जुड़कर अपना जो सवाल है वो उनसे पूछ सकते हैं। एक महीने का अगर आपका व्यू है तो दोनों स्टॉक्स आपने अच्छे चुने हैं, इनमें आप बने रह सकते हैं। सर, एक स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट, इसके बारे में चेतन जी पूछने कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ना। अब मैं यही अज्यूम करके चलता हूँ सर कि ये खरीदना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि क्या फ्रेश एंट्री कर लें इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा था कि कभी भी हम लोग यहाँ स्टोरी नहीं सुनाते भैया। हम लोग बात करते हैं कि इस या तो आप खरीदना चाहते हैं या तो फिर क्या जानना चाहते हैं। टाइम क्या आप, सॉरी, स्टॉक का नाम फिर से एक बार बोलिएगा। टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लस, या तो कहिए TIME, स्पेलिंग बता दें। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। जब सवाल सही पूछेंगे तो उसका जुझारूपन भी आप देखेंगे। फिलहाल स्टॉक चल रहा है इस समय 368-369 रुपए के आसपास। थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे रहा है, 390 रुपए तक जा सकता है। फ्रेश बाय और सेल यहाँ पर बनता नहीं है। लोअर साइड पे वापस से 355 के लेवल आ सकते हैं। तो सेहत बहुत अच्छी नहीं है और थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा चल सकता है। 390 तक के रेट आ सकते हैं। 390 रुपये तक के जो भाव हैं वो आपको टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखने को मिल सकते हैं। सर, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने आदित्य बिरला कैपिटल, जिसे हम AB कैपिटल के नाम से जानते हैं, AB कैपिटल के शेयर उन्होंने ले रखे हैं। होम स्टडी के नाम से इनकी आईडी है। कह रहे हैं सर 221 का भाव है मेरा, जिस पर मैंने खरीदे थे, अभी मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैं आपको बताऊं कि ये ना एक बड़ा ऐसा स्टॉक रहा है जिसने कि बड़ी एक्सपेक्टेशन पैदा करी है संदीप जी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे कभी खरा नहीं उतरा। आप जब भी देखिए, जब इसको खरीद लीजिए गिर जाता है, जब इसको बेच दीजिए तो बढ़ जाता है। तो समझने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। 221 का सेम लेवल यहीं पर है जो कि आपको 225-227 तक आके थक जाएगा। तो सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लंबा समय है। लंबा समय का मतलब है अगर आप 6-8 महीना 1 साल देना चाहते हैं तो शायद हो सकता है 235-240 की सीरीज़ में जाए, 10% के रिटर्न दे जाए। तो उस जगह पे खड़ा हुआ है। स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से
212 रुपए का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 215 रख लीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो 212 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। ठीक है सर, ये आदित्य बिरला फैशन इसकी बात हुई है अगर एबी कैपिटल की, तो मैं एबी फैशन एंड रिटेल की बात भी कर लेता हूँ, जिसका पिछले हफ्ते ही अभी एडजस्टमेंट हुआ है। ये मैं इसलिए पूछा हूँ सर, सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं स्टॉक्स को लेकर। अब एक फोमो वाली फीलिंग होती है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। आपने रेमंड का डीमर्जर देखा, जो उनका रियल एस्टेट कारोबार अलग हो, उसके बाद कैसे 413 वाला 678 रेमंड हो गया। अब आदित्य बिरला अगर रिटेल की अगर आप बात करें तो थोड़ा विपरीत हमने देखा रेमंड के मुकाबले जो पूरा प्रोसेस हुआ। ये स्टॉक नीचे 86 रुपये तक फिसल गया जब इनका लाइफस्टाइल कारोबार निकल गया। अब सवाल ये आते हैं कि हम डीमर्जर का फ़ायदा तो नहीं उठा पाए, अब लाइफस्टाइल वाला तो हमें डीमर्जर के तहत शेयर नहीं मिला। अब 87, 88, 90 के आसपास एबी रिटेल ले लें क्या? सर शॉपिंग करो, मज़ा करो, छोड़ो 88 रुपये में क्या करोगे शेयर खरीदना है तो थोड़े पावर ओवर वाले खरीद लो। NHPC एग्जाम्पल है, GMR इंफ्रा एग्जाम्पल है जो इसी के आसपास चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा है तो IRB इंफ्रा देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लो, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर मत लगाओ। फैशन थोड़ा अभी ठंडा होने दो, शायद मेरे ख्याल से आपको ये स्टॉक 72 रुपये के आसपास मिलेगा, तो फिर देखेंगे, तब तक अभी अवॉइड। ठीक है, घूमने फिरने की बात कर ली जाए थोड़ी सी। शुभम कंसल जी का सवाल है ईज माई ट्रिप को लेकर। कह रहे हैं सर मेरे पास 600 शेयर हैं 23 रुपये के दाम पर, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इसको होल्ड करूं, बेच दूं, या मैं इसको एवरेज भी कर सकता हूं? आगे बढ़ते हैं। स्किप। देखिए सर, लोग सुधरते ही नहीं है। अरे भैया, जब ईज माई ट्रिप पे बुक करके भी आपको वहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो काहे के लिए ईज माई ट्रिप का शेयर खरीद कर डिस्काउंट लेने की सोच रहे हो? हाँ, प्रमोटर छोड़ भाग रहा है, अपने स्टेक बाहर कर रहा है, आप प्रमोटर बनने की तैयारी कर रहे हो। समझ में आ गया ना आंसर क्या है? उससे ज़्यादा अच्छा तो, हाँ, जब ऐसे स्टॉक आते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा तो लगता है वोडाफोन ही अच्छा है। कम से कम सबको पता तो होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसका तो पता ही नहीं होता कर क्या रहा है। उसमें भी दौड़ इसी चीज़ की है कि प्रमोटर कौन बनेगा अगला, या मैनेजमेंट में कौन जाएगा। बहुत बढ़िया बात संदीप जी। मैं आजकल ना एक थ्योरी पे काम कर रहा था और मैंने 2-3 जगह ये थ्योरी रखी, आपके सामने भी रखता हूँ, आप समझिएगा। कुछ स्टॉक होते हैं जिन्हें हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, राइट? कुछ स्टॉक होते हैं जो पोर्टफोलियो के लिए लेते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो मल्टी बैगर के लिए लेते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो फंसने के लिए लेते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जिसकी हम मार्केटिंग के लिए लेते हैं। और ये जैसे आपको यस बैंक है, वोडाफोन है, JP एसोसिएट है, आर पावर है, इनको तो हम खरीदते इसलिए कि हम इनकी मार्केटिंग खुद स्टार्ट कर दें। हमको न्यूज़ पता है भैया, पता है, आपको ही पता है, हमें कुछ नहीं पता है। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में ही है ये। इसीलिए सही कह रहे हैं आप, इसीलिए पोर्टफोलियो मिल के लोगों के। और देख लीजिएगा, मैं मतलब एक अभी मैं ये रीसेंट इंसिडेंट इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मैं देहरादून पिछले वीक देहरादून पे था, एक सेमिनार के सिलसिले में गया था, एक्सचेंज की तरफ से एक सेमिनार था जी। वहाँ की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्यार मिला। तो वहाँ पर ऐसी बात हो रही थी तो मैंने ये देखा, कुछ 3-4 लोग मिले, कहते आपको पता है रवि जी, वोडाफोन का ये हो रहा है, उस पर ये आ रहा है, फिर यस बैंक का है, उस पर जापानीज़ बैंक आ रहा है। मैंने कहा नहीं, हमको तो पता ही नहीं है, बढ़िया मार्केटिंग कर रहे थे। तो कहते हैं कि आपको पता है ये सब बढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, कितने साल से ले रखा है? बस जैसे एक साल पूछो उसके बाद तो फिर शाम ही याद आ जाती है कि भैया वो शाम को गम ग्लीन करना है। तो हमने कहा वो शाम को गम ग्लीन करने वाला स्टॉक ले लो, रेडिको ले लो, ज़्यादा अच्छा है। सही है सर, आपने अच्छे से तबीयत से सबको जवाब दे दिया, धो डाला, मैं तो यही कहूँगा। बल्कि नहीं सर, धोना नहीं, बचाना, पैसे आपके बच रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और संदीप नहीं, मैं ये वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ सर। हो सकता है कि कुछ लोग इसको अदरवाइज भी लेंगे, लेकिन हो क्या रहा है ना कि लोग मानते नहीं है। पहली बात तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, दूसरा जिसको अवॉइड करने के लिए बोलो भारतीय एयरटेल नहीं लेंगे, 1600 वाला जो 1800-1900 हो गया वो नहीं लेना, 1500 पे बोला, 1400 पे बोला, जितने भी एनालिस्ट आते हैं नहीं लिया। वो वोडाफोन लेना है जो कि 18 वाला 6-6.5 रुपये पे आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये इसलिए बोला जा रहा है कि लोग मानते नहीं है, लोगों को अपनी न्यूज़ जो उनको पता है, जो अपनी मार्केटिंग है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है और उसी एंटीसिपेशन में फंसते भी। छोटा टिकट साइज़ अट्रैक्ट करता है ना सर, वहीं पे आदमी फंस जाता है जाकर। वो छोटा टिकट साइज़, वो जो पेनी स्टॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कही। और बीच में अभी आप एक चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य की। मैं संदीप जी के बारे में एक और बात बोलना चाहता हूँ, मौका नहीं मिलता ना, ये कभी अपने शो पे बुलाते नहीं। तो इन्होंने सर, आप सभी लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बीच में जब बीमार था, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, शोज़ नहीं कर पा रहे थे हम लोग, लेकिन जैसे जैसे पटरी पे वापस लाइन आई, उस टाइम पे अगर मेरी किसी से बात होती थी ना, तो संदीप जी से पर्सनली मैं घंटों बातें करता था, रात में 10 बजे 9 बजे जब ये ऑफिस से जाते थे। और
इतना बढ़िया ये, मतलब आपको अगर अपनी समीक्षा करनी हो ना तो ये बहुत बढ़िया से आपको ज्ञान देते हैं। मतलब ज्ञान का मतलब है जिसे आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आपको ज़िंदगी में अगर कुछ गलत लग रहा है तो करना चाहिए। जैसे इन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया कहा कि सर आपका जो नेचर है, और मैं आपको बताऊं कि आपका बहुत खास ही आदमी होगा जो आपको आपकी गलतियों को पॉइंट आउट करता हो। तो लाइफ में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट आउट करना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता भी हूँ, क्योंकि ये शेयर मार्केट के लिए भी लागू होता है। कोई आपसे शेयर मार्केट में कह रहा होता है कि ये शेयर ख़राब है, आप उसको कहते हैं साला दोस्ती ख़राब है, तो कभी ना कभी वो शेयर फिर आपको धोखा ही देता है। तो इस चीज़ के लिए संदीप जी की मैं बात कर रहा था। संदीप जी बहुत समय पे मुझे कई बार गाइड करते रहते हैं कि सर देखिए आप ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है, आप जो ये कर रहे हैं ना ये सही नहीं है, या फिर आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक है, आपका जो ये थिंक टैंक है वो ठीक है। तो मैं ना इनका बहुत बड़ा कायल फ़ैन हूँ पर्सनली, जो मैंने कभी पब्लिकली नहीं कहा, आज मैं पब्लिकली भी कह रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया सर, वैसे बहुत ज़्यादा हो गया। मैं फिर आपकी बात का जवाब सिर्फ मैं पर्सनल बातें खोल दूंगा नहीं, मैं सिर्फ इतना कह के आपकी बात का जवाब दूंगा। शुभ चिंतक वो नहीं होना चाहिए आपके साथ शुभ होते ही चिंता में आ जाए। तो शुभ चिंतक ऐसा ना बनाए, या कभी ऐसा ना हो आपके साथ, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि आपके साथ शुभ हुआ उसे चिंता हो गई। तो शुभ चिंतक वैसा नहीं होना चाहिए। मेरी तो यही मानना है सर कि अगर किसी के साथ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। तो अच्छा ही करना चाहिए अगर जितना पॉसिबल है आपके लिए। बहरहाल सर आप जुड़े हैं तो हमारे पास कुछ सुपर चैट्स भी पहुँच रहे हैं जो पैसे देकर या फिर समर्थन के जरिए अपने सवाल आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। उसमें संदीप कुमार जी हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने गेल खरीद रखा है 194 रुपये पर, इसका 3 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं सर। 220 रुपये होल्ड करके रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा तो डिविडेंड तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। एक डॉक्टर राजशेखर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम 100 शेयर मेरे पास है 88 रुपये पर, 5 इयर्स व्यू और बुक लॉस 5 साल। बड़ा दुविधा वाला आपने सवाल दे दिया सर। दुविधा इसलिए कि आप 5 साल होल्ड भी करना चाहते हो और ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लॉस बुक करें। सर होल्ड कर लीजिए अभी। कितने पे रिव्यू करिएगा? 92 85 के आसपास आता है तो सर एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा। कोशिश है कि हम थोड़ा लॉस कम करें या फिर इसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शन देख लें। अब दूसरा ऑप्शन अगर देखता हूँ तो 2 स्टॉक याद आते हैं। पहला NHPC 5 साल होल्ड करेंगे, ज़बरदस्त डिविडेंड भी मिल जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा, रेट लगभग यही है तो आपको दुख नहीं होगा। दूसरा, अगर ये नहीं करते तो GMR इंफ्रा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसको देख सकते हैं। ये नहीं अच्छा लग रहा फार्मा सेक्टर से, देखिए सर जब मैं स्टॉक बताता हूँ ना तो इसी के रेंज के बताता हूँ। मॉर्फन लैब, वैसे उसने मल्टी बैगर बनाया है, मुझे एक बार अभी जस्ट, आप दर्शकों का मल्टी बैगर, अपना थोड़ी, मैं खुद नहीं निवेश करता हूँ। तो 50 रुपये पे कॉल आपके यहाँ पे ही दी थी, एक दिन में 15% बढ़ गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने साफ साफ हाथ जोड़ा है। वो भी ले सकते हैं 5 साल के लिए, वो भी अच्छा है। तो सर इस तरीके के स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन चॉइस दोनों मैंने दे दी। अगर चाहे तो स्विच कर लीजिए, होल्ड करना है तो कुछ दिन होल्ड करके 82 के आसपास का वेट कर लीजिए, वहाँ स्विच कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास। तो 5 साल के लिए NHPC, एक आपने मॉर्फिन लैब्स बताया और तीसरा नाम GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा, ठीक है। तो 3 स्टॉक्स 5 साल के लिए अगर आपका व्यू है ही है, इन स्टॉक्स पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। सर एक ITI को लेकर जब नुकसान की बात आ रही है ना, ITI में हमारे एक दर्शक हैं पिंटू कुमार जी, कह रहे हैं मैंने 425 रुपये पर इसके शेयर ले रखे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? वैसे स्टॉक आज 10% के अपर सर्किट पे है, लेकिन इनका भाव इतना ऊपर का है कि 10% का सर्किट भी जोड़ लीजिए उसमें तो 309 रुपये का प्राइस ही बनता है। तो इनका ऊपर का जो इतना लिया हुआ प्राइस है, अब उसका इलाज क्या है? आ जाएगा वो प्राइस? देखिए बहुत ऊपर ले लिया है और कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा, कोई सपोर्ट नहीं रखा है, थोड़ी गलत बात है सर, थोड़ा सा ध्यान रखा करें। लेकिन फिलहाल अभी जो मोमेंटम इसमें अभी होल्ड करने की रहा, 325 के आसपास आता है। देखिए मैं जब लेवल्स देता हूँ तो इसलिए आपको ये लेवल्स देता हूँ क्योंकि उन लेवल्स पे आके ना फिर से दुविधा स्टार्ट हो जाती है। अभी मोमेंटम तेज है, 10% तेज है, कल 1-2% गिर सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि अब 295 का सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ पर 325 के आसपास आता है तो रिव्यू कर लेंगे, अगर चला 400 आएगा तो रखेंगे, नहीं होगा तो बदल लेंगे रास्ता। सर हमने ना डिफेंस की बात कर ली, हमने मेटल्स की भी बात कर ली, 2 एक तबके और हैं। डिफेंस के बाद रेलवे पे भी बात करनी चाहिए। IRFC को लेकर ईशू कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि टाटा स्टील, इन्होंने पूछा, टाटा स्टील की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। IRFC 100 शेयर है इनके पास 140 रुपये पर। दूसरा सर कैनरा बैंक 200 शेयर है 108 रुपये के प्राइस पर। PSU बैंकों और निजी बैंकों को लेकर बड़ी टसल सी चल रही है कि निजी बैंक बहुत चल चुके हैं, अब वो चलेंगे या फिर PSU बैंकों की बारी है। तो एक तो इसको एड्रेस कर दीजिए कैनरा बैंक, और दूसरा IRFC रेलवे एज अ पैक। यार आप ना आदतें ख़राब करते जा रहे हो, लोगों की भी और अपनी भी।
आप पहले पूछते थे सिर्फ एक सवाल, अब आप तो पूरा सेक्टर ही पूछ लेते हो। नहीं, पूरे मेरी तो आदत आप सही कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। पूछिए कैसे। अरे पूछिए तो सही, आप ऐसी भी क्या बात नहीं, है। बता दीजिए सर, नहीं, बता 4 बजे जुड़िए, सिंपल सोल्यूशन है, 4 बजे जुड़िए, आपका निपटारा हो जाएगा। वो उधर से प्रियंका मैडम है जो एक शाम का शो करती, म्यूचुअल फंड वाला, आप देखते होंगे। पहले जब मैं स्टूडियो आता हूँ तो मैं तैयार होके आता हूँ कि आज पूरी तरह से धुलाई होगी। उसके बाद मैं स्टॉक की धुलाई यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वो स्टेज पार करनी होती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विवेक जी और सुमित जी मिलते हैं, और जब लास्ट तक पहुँचते पहुँचते जब तक मैं ख़त्म हो चुका होता हूँ तब फिर संदीप जी मिलते हैं। 4 बजे का सर प्रॉमिस किया, करूँगा ज़रूर, आप ठीक है, ध्यान perfect है रखिए। सर। और जहाँ तक आपने रेलवे की काउंटर की बात की, चलिए ये तो सब हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख है अभी तक किसी ने शायरी नहीं भेजी यार, मज़ा नहीं आ रहा, बोरिंग सा हो रहा है। कितने लोग लाइव आपको देख रहे हैं इस समय? सर इस समय हमारे पास 1100 के आसपास लोग हैं जो चलिए शो क्लोज करते हैं, थैंक यू। नहीं, मैं देख लेता हूँ सर, हो सकता है मैंने कोई मिस कर दिया हो। नहीं, मैं तो इसलिए करूँ, 1100 लोग का मतलब 1:30 बजे का शो चल रहा है। साल कौन सा ऐसा रील देखने में बिजी है आदमी जो अपने पोर्टफोलियो को नहीं देख रहे हो, और पोर्टफोलियो को नहीं देख रहे हो, इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं, ज्ञान की बात तो संदीप जी दे रहे हैं, वहाँ पे जरूर देख रहे होगे जहाँ पे यस सर, जी सर, मैंने सर कल सर कहा सर, जी सर, यहाँ सर, वहाँ सर, जी सर, हो सर। क्या कर रहे हो यार, स्टॉक का शो स्टॉक करो ना, अपनी बकैती क्यों कर रहे हो? हाँ, तो बेटर है। फिलहाल चलिए रेलवे काउंटर पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इस समय स्टॉक जो अच्छा है वो है राइट्स, 278 रुपये चल रहा होगा, देखिए प्राइस आप भी लगाइए, 278 रुपये के पास है, और ये 320 की क्षमता यहाँ पर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा 262 रुपये का। दूसरा स्टॉक आपने IRFC पूछा था, राइट? जी जी। 139 138 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, क्षमता है 155 तक जाने की, इसको यहाँ पर लेके चलिए। तीसरा स्टॉक टेक्स रेल और टेक्स इंफ्रा, 103 चल रहा होगा टेक्स इंफ्रा, यहाँ पर खरीद लीजिए। चला नहीं है, इसी ने सबसे ज़्यादा अभी पेन दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट में गिरा भी नहीं है, तो यहाँ पर इसकी खरीदारी कर लीजिए। टेक्स रेल की बात करें तो वो भी करीब कंसोलिडेशन के मोड में है, चलने की तैयारी कर रहा है। ये स्टॉक तो बेचने लायक है ही नहीं है, होल्ड करके रखिएगा। नए रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई देंगे, नए रिटर्न का मतलब है 10-12% का रैली यहाँ से दिख जाएगा। किससे दूर रहना है? सिर्फ एक ही स्टॉक है, IRCTC। टिकट बुक करिए पर शेयर मत खरीदिएगा, नहीं तो आपके ट्रेन डबल महंगी पड़ेगी जो बुक करेंगे, नुकसान इतना बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर ध्यान रखिए। और मुझे लगता है पूरे रेलवे काउंटर पे 2 हफ्ते के लिए अपनी नींद और चैन आराम से सोइए, खूब मस्त होकर सोइए, अपने बार बार चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए IRCTC को छोड़ दीजिए, बाकी सब में टिकट ले लीजिए, आप बुक कर सकते हैं इनके यहाँ से टिकट, लेकिन सफ़र जो आपको करना है शेयर बाज़ार का, रेलवे शेयरों में करना है, तो IRCTC के साथ नहीं, टिकट इनसे कटवा लीजिए और बाकी शेयरों को राइट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, मज़े आएंगे आपके, सफ़र भी अच्छा होगा और मुनाफा भी होगा और आपको एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। इस बीच सर देखिए आपसे बातचीत होती है तो उसका नुकसान क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है दिमाग में, इतने ऐसे अंदाज में आप बोलते हैं कि चीज़ें मिस हो जाती है। और देखिए कॉलर हमारे साथ हैं सर, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, लोकेश आचार्य जी उदयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और वो अपना सवाल पूछने के लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। लोकेश जी अगर आप हमारे साथ हैं तो पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ आपको इतना इंतज़ार कराने के लिए। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? लोकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए इनका सवाल हमें मिल गया है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं बिल्कुल क्षमा चाहूँगा, और जब भी आपकी जो पीछे टीम बैठी है उससे कहूँगा कि जब भी ऐसा कोई कोई कॉलर आते हैं तो हम बीच में ब्रेक ले लेंगे। सर आप सिर्फ आप फिंगर उठा लीजिए। मुझे उन्होंने हाईलाइट किया था सर, मेरी ही गलती हो गई है कि मैं उनको वेट कराया, इस वजह से अब कनेक्शन उनसे नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपना सवाल शेयर कर दिया हमारी टीम के साथ। आप रेलवे शेयरों की बात कर रहे थे। अरे सर अभी तो इसी पे तो व्यू चल रहा है, 380 तक अभी आपको होल्ड रखना है, 420 के लक्ष्य वापस देखने को मिले, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट स्टॉक अच्छा है, कोई बात नहीं, कॉल मिस होने का कोई फायदा वो भी नहीं है। हम रेलवे पे चर्चा कर रहे थे, यही स्टॉक एक मिस हो गया था जो छूट गया था, 480 तक अभी जाएगा तो फिर छूटना क्या है, पकड़ ही लिया। चलिए ठीक है, 2 शेयर हैं सर, एक जो हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं, छोटे टिकट साइज वाला जो स्टॉक है, एक है PPL फार्मा जिसे हम पिरामल फार्मा के नाम से भी जानते हैं। हकीम शेख जी का ये सवाल है, 600 शेयर है इनके पास, 268 रुपये का प्राइस है। और दूसरा सर मेरे से मिस ना हो जाए मैं अभी बोल देता हूँ, सौरभ गोयल जी का सवाल है, डीमार्ट सर इन्होंने 4102 रुपये पर जनवरी में ले रखे हैं, कह रहे हैं कि 5 मंथ में इसने मुझे 280 रुपये बनाकर दे दिए, आप ही बताएं क्या करें इतनी बड़ी धनराशि का।
दमानी जी से पूछना पड़ेगा आपको तो सर कि 280 रुपए का तो डिस्काउंट दे करके आपने स्टॉक को कुछ बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। नहीं सर, देखिए मैं डीमार्ट पे पहले आता हूँ। पहली बात ये स्टॉक अब स्ट्रक्चर में नहीं है कि जिसे आप बाय करके रखें। 280 रुपये है, धन्यवाद करिए, कह दीजिए धमानी जी मैं वापस आके आपके यहाँ पे कुछ खरीद के आपको दान दे जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मेरे हिसाब से इस स्टॉक में स्ट्रक्चर थोड़ा पुअर है। 3800 के भाव आ जाएंगे, बीच बीच में थोड़ा ऑपरेटेड मूव जरूर आते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्टिव नहीं लग रहा, पहला। दूसरा, जो इस समय स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए भी यहाँ पर लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आना ड्यू है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3800 के आसपास के भाव आ सकते हैं, तो सर मेरे ख्याल से एग्जिट कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैं अगर एक एंसिलरी सवाल जोड़ दूं, अगर एवेन्यू सुपरमार्ट्स नहीं तो रिटेल का कोई और शेयर, खासतौर पे विशाल मेगा मार्ट जो कि अभी हाल में लिस्ट हुआ, उसको लेकर उत्साह बहुत है लोगों में, प्राइस अट्रैक्ट करता है ना, जैसे मैंने कहा। बिल्कुल, चार्ट भी लगा दीजिए सामने जिससे कि लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। देखिए विशाल मेगा मार्ट मुझे क्यों यहाँ पर अट्रैक्ट लग रहा है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन और उसके नंबर्स बड़े अच्छे हैं। वो ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते हैं। स्टॉक जो है वो धीरे धीरे चलता है, एक झटके में प्रॉफिट देगा, वापस दूसरे दिन उसी जगह पे खड़ा हो जाता है। फिलहाल जो अभी के स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं, जो 100-125 रुपए के आसपास का रेंज है, उस रेंज में ही चल रहा है। अच्छी बात है कि लोअर लेवल पे वो गया नहीं, मतलब 85 का लेवल तोड़ा नहीं उसने, और इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है। बिल्कुल आप उसको उस पर स्विच भी कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। अच्छा सर, जब आप कहते हैं ना कि लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, तो एंजॉय कैसे करेगा इंसान? एक तो ट्रैवल करेगा, कहीं घूमने फिरने जाएगा, होटल स्टे करेगा, तो फिर लेमन ट्री आपको कैसा लग रहा है? 147 पर रेट पर हमारे एक दर्शक हैं MJ व्लॉग्स करके, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं इसमें। 121-20 रुपए के पास आके इसने अपनी सारी जान छोड़ दी, और कहीं ना कहीं से वहाँ से जो मोमेंटम आया वो उतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ। लेकिन ये है कि एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है इसमें, कि सर देखिए दो कैलकुलेशन समझिए। लेमन ट्री पे इस समय जो नंबर्स हैं वो देखने पे अगर लगता है कि 155 रुपए तक, 50 रुपए तक आ सकता है, तो वहाँ तक तो आप होल्ड करिए। लेकिन लॉजिकली अगर समझे तो देखिए इस समय सीज़न जरूर आ गया, लेकिन जो पिछला अभी जो जियो पॉलिटिकल टेंशन हुआ था जी, मैं जियो पॉलिटिकल टेंशन मतलब अपनी भारत और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसमें जितनी कैंसलेशन और जितना धक्का लगा इस इंडस्ट्री को ना जी, वो काफ़ी जो है वो लॉस इम्पैक्ट रहा कंपनियों के लिए। तो कहीं ना कहीं से ये अट्रैक्शन वहाँ से डाउन हो गया। अदरवाइज आपको ये 150 165 का भाव जरूर देता। मैं 120 का इसलिए बोल रहा था क्योंकि 120 के नीचे नहीं जाने को तैयार हुआ था, ये अच्छी बात थी इसकी। जी, तो फिलहाल होल्ड कर लीजिए, लेकिन 150-55 पे बिल्कुल यहाँ पर बने रहिए। और एक बड़ी बात कही आपने, IPO भी एक आ रहा है, अभी चर्चा करेंगे उसमें। हाँ करेंगे सर। इस बीच में ना PPL फार्मा छूट गया, पिरामल फार्मा। नहीं सर, पिरामल फार्मा की तो चिंता ही नहीं करनी है। 300 रुपये का लक्ष्य है, इसलिए मैंने उतना कुछ जोर नहीं दिया। नहीं, दिक्कत यह है कि इन्होंने 268 पे ले रखे हैं सर। बढ़िया है सर, एवरेज कर लीजिए करंट लेवल पे, यहाँ पे ले लें, ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी 205 210 के सर आसपास सवाल याद रहते हैं। मैं अगर नहीं कोई प्रायोरिटी नहीं है तो इसका मतलब उसको होल्ड ही करना है अभी। अरे वाह, क्या बात है, ये तो आपकी ब्यूटी है सर। और अब एक सवाल मैं ले रहा हूँ सर, इन्होंने मेरे कुछ शब्दों को यूज़ कर लिया है इसमें। किरण जी का सवाल है, कह रहे हैं रवि सर को दंडवत प्रणाम। या काय के कह रहे हैं अब सर कोई तो भावना होगी मन में, कोई तो विचार आया होगा, कोई भाव आया होगा, जिस वजह से हर किसी के सवाल पढ़ रहा हूँ सर आपके सामने। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हर कोई बोलता है। ये दंडवत प्रणाम, ये इन्हीं का ही भाव है सर। मेरा भी, मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, आप प्लीज़ स्वीकार कीजिए इस चीज़ को। SJVN इनके पास है सर, 102 रुपये पर बाय किए हुए हैं। कह रहे हैं कहाँ तक जाएगा ये? पहला टारगेट 125 रुपये है, यानी कि आपको 25% का रिटर्न ये देगा। तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम डटे रहिए, धीरे धीरे करके रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, घूमने फिरने की जब बात आई थी ना सर, तो उसमें होटल्स की बात तो हमने कर ली, वीज़ा सर्विसेज भी तो ज़रूरी होती है। उसमें एक BLS ई सर्विसेज करके है, ये वीराना जी का सवाल है। कह रहे हैं कि सर योर व्यू ऑन BLS ई सर्विसेज, आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हैव बॉट दिस 1000 शेयर्स एट 206, आई कैन होल्ड फॉर 4 to 5 years। 206 पे लिए हैं, 1000 क्वान्टिटी है, और 4 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं। देखो सर, 4 से 5 साल होल्ड करना हो ना तो मस्त स्टॉक होल्ड करो जिसमें डिविडेंड अच्छा मिलता हो, और साथ में स्टॉक पड़ा रहना तो दुखी ना करे। जैसे कोल इंडिया है, वेदांता है, गेल है, ये सब स्टॉक्स को मोमेंट्री लो और निकल जाओ, वही ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल 209 के आसपास शायद मेरे ख्याल से चल रहा है। जी 209 के आसपास चल रहा है। 215 पे प्यार ख़त्म कर लीजिए।
ठीक है। अच्छा, एक ऐसा ही स्टॉक एक सर NBCC भी है, काफ़ी टाइम के बाद चलना शुरू हुआ है। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि मेरे पास 900 शेयर हैं, 11 पर आई थिंक कुछ 111 पे कुछ टाइपो होगा ऑब्वियसली, प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या सर जी? सर 114 चल रहा है, 120-25 जाएगा, क्या के लिए प्रॉफिट बुक कर लेगा। और इन्हीं का एक दोस्त याद आ गया मुझे, NMDC। मैंने 2 स्टॉक्स अभी रिसेंटली रिकमेंड किए थे। NMDC किया था 62 पे और मॉर्फन लैब किया था 48 रुपये पे। भाई साहब इतने इस तरह से चल जाते हैं कि लोग शक की दृष्टि से देखने लगते हैं, जबकि इनको चलाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये अपने भी वो मस्त हाथी हैं जो अपने हिसाब से ही चलते हैं, तो उसमें NBCC भी अपने मस्त हाथी है, होल्ड करके रखिए। चलिए सर, अब आ गया है इरशाद कहने का मौका। होम स्टडी के नाम के हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने आईडी बनाई है, उन्होंने भेज दी है शायरी आपके लिए, अब सुनिएगा। कह रहे हैं, मुकद्दर में यूं ही रुसवाइयाँ होती तो महफिल में रवि सर की यूं ना आया होता। मुकद्दर में यूं ही रुसवाइयाँ होती तो महफिल में रवि सर की यूं ना आया होता। चाहत अगर संदीप सर की ना होती तो लाखों में इस मनी 9 प्रोग्राम यूं ना देखा होता। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा सर क्या कह रहा था मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं सर, स्टॉक चले ना चले, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ ना मैं बहुत खुश रहता हूँ। और एक बात का कॉन्फिडेंस रहता है हमेशा संदीप जी, कि मतलब जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो जवाब जरूर आता है, और जब मैं सवाल बोलता हूँ तो उसका जवाब जरूर आता है। और देखिए इतना प्यार, मतलब आपकी भावनाएं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सामने कैमरा नहीं है, स्क्रीन है, शीशे के इस साइड में बैठा हूँ जहाँ पे आवाज़ आपकी आ रही है, लेकिन फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हैं वो एकदम महसूस कर रहा हूँ। और मुझे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ संदीप जी, क्योंकि किसी ने शायद मेरे ख्याल से मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, और वहाँ पर एक बंदा ऐसे ही आया मिलने के लिए, और उसने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा। इनफैक्ट मैं आपको कई इंसिडेंट ऐसे बता सकता हूँ जो कि आपको बड़े सरप्राइजिंग लगेंगे। मैं जनरली जब बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मास्क यूज़ करता हूँ। ओके। और मैं हैदराबाद के एयरपोर्ट पे था, और उसने कहा आईडी। तो जब मैंने आईडी उसको दिखाई तो उसने मेरी आईडी देखते कहता, ओह मनी 9 सर, फैन हूँ आपका। कहता बस एक चीज़ है, आप मास्क उतार दीजिए। सेल्फी ले सके हैं। हाँ, तो मतलब और सेम यही चीज़, मतलब मैंने सोचा यार ये एयरपोर्ट में जितने हमारे CIF के भाई बहन बैठते हैं वो बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं आपके चैनल का। और लिटरली मतलब मैंने सोचा कहीं डॉक्टर रवि सिंह की जगह नाम ही मैंने अपना मनी 9 रख लूँ यार। मतलब आप समझिए, और उनकी फीलिंग कि उन्होंने आईडी को बस ऐसे देखा और उसके बाद सिंपल बस कहा ओ मनी 9। मतलब कहा यार क्या बात है, मतलब आप समझ सकते हैं उनकी फीलिंग, समझ सकते हैं वही फीलिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा हो कि सामने बैठ के बोल रहे हैं उसी भाव से। और जब उन्होंने हाथ मिलाया तो जो स्पर्श था वो इतना ऐसा महसूस कराता है जो दिल तक असर कर जाता है। मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। संदीप जी आप बता सकते हो। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया सर जो आप पॉइंट कहना चाह रहे हैं ना, जिस भावना को आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, बहुत ट्रैवल भी करते हैं, काफ़ी जगह आपका आना जाना होता भी है। तो जिस तरह से आप ये जो सवाल हैं, आई थिंक मुझे लग रहा होगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सामने ही साक्षात शायद बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो लोगों से डायरेक्टली भी इंटरेक्ट करते हैं। तो वही फीलिंग आपको आ भी रही थी जिस तरह से इन्होंने अपना सवाल पढ़ा या अपना सवाल यहाँ पे मेंशन किया या अपनी शायरी के अंदाज में आपको जो कहा, तो उससे आपको वही फीलिंग आ रही होगी कि शायद वो आपके सामने ही हैं। और जिस तरह से जिस प्यार से, जिस दुलार से आपके साथ बातचीत करते हैं या फिर अपनी शेयरों की जो दुविधा है आपके सामने रखते हैं, आपको वही फीलिंग आई होगी। मैं आई कैन वेरी वेल कनेक्ट विद दैट सर। और ऐसे ही कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ अब माधव मित्तल जी जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, उनके पास चलते हैं। माधव जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार रवि जी। जी सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, इन्फोसिस और नेल्को। अच्छा ठीक है, तो इन्फोसिस का सवाल का प्राइस आपका मेरे सामने आ गया। एक नैल्को का प्राइस भी आप बता दीजिए आपका क्या है। सर नेल्को के मेरे पास 100 शेयर हैं 165 के रेट पे। 155 के रेट पे, परफेक्ट है। कितना व्यू है आपका, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है सर, आराम से 2 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया सर, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं और समय दे सकते हैं सर। इन्फोसिस 1395 और दूसरा है नैल्को 155। देखिए दोनों ही स्टॉक आपके बेहतरीन प्रॉफिट पे चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इनको होल्ड करके रखिए। 2 साल का विज़न आपका है, बिल्कुल इसको होल्ड करके रखिए। जहाँ तक इन्फोसिस की बात है,
ये मैं कहूँगा कि एक बार 1800 से के आसपास अगर आता है तो आप उन लेवल्स पर एक बार को टिक मार्क जरूर करिएगा। अभी 1500 चल रहा है, 1800 के आसपास। और नैल्को अगर 2 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी होल्ड करिए। 2 साल का मतलब है कि आप फिर आराम से आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस बीच सर कुछ सुपर चैट के सवाल भी और हमारे पास पहुंचे हैं। भुवनेश पसरीजा इन्होंने अपना सवाल भेजा है सर कि डैम कैपिटल जो कि हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, 4000 शेयर हैं सर इनके पास 297 के रेट पर। मैं इसका भाव भी चेक कर रहा था, इन्होंने 297 पर लिया सर, 273 का भाव है अभी। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उस लिहाज से लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा, भरपाई हो जाएगी, बने रहेंगे? देखिए वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि डैम कैपिटल में वो जान नहीं रही है सर। बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मार्केटिंग स्टॉक्स को मत खरीदिए, ऐसे स्टॉक को खरीदिए जिसका फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा हो। 293 पे खरीदा, 273 चल रहा है, 265 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए और 293 आता है तो इमीडिएट आप पूछ जरूर लीजिएगा और नहीं पूछ पाइएगा तो 50% स्टॉक तो जरूर काट लीजिएगा। ठीक है सर। JSW इंफ्रा हमने पहले भी बात करी थी, 2000 शेयर लेकर प्रवीण जी बैठे हैं, हमारे दर्शक हैं, प्रवीण ठाकुर जी कह रहे हैं सर मेरे पास 300 रुपये के भाव पर है, मैं इसको होल्ड करूं या नहीं? बिल्कुल होल्ड कर लीजिए सर, थोड़ा सा पेन आपको ज़रूर देगा लेकिन बट मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड करके रखिए। अप साइड का मोमेंटम अभी तो स्टार्ट हुआ है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। 1-2 सवाल और लेके फिर मैं IPO सेगमेंट की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि उसमें बजिंग स्टॉक्स पे भी आपसे बातचीत करनी है जो खबरों के चलते आज फोकस में है। 1-2 सवाल बस और आपसे मैं ले रहा हूँ। इसमें सर मैं एक सवाल पढ़ता हूँ सर, वो सवाल ऊपर चला जाता है। चलिए ATGL पे ही बात कर लेते हैं। मनु जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि ATGL में कुछ बताएं सर, 670 पे 170 शेयर लिए हुए हैं, तो पूरे अदानी ग्रुप की ही बातचीत कर लीजिए सर। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन फिलहाल अभी अदानी ग्रुप पे बने रहिए मेरे हिसाब से। चाहे अदानी पावर है, अदानी टोटल गैस है, अदानी पोर्ट है, इन स्टॉक्स को अभी 2 वीक के लिए होल्ड करके रखिए। चलिए।